समुद्र आज कुछ अलग लग रहा था। लहरें सामान्य से ज्यादा बेचैन थीं, जैसे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हों। आसमान में बादल थे, लेकिन डर के नहीं, चुनौती के। सी हॉक चुपचाप लहरों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज के सबसे आगे खड़ा था कैप्टन आराव। लंबा कद, मजबूत कंधे, आंखों में वो चमक जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिन्होंने जिंदगी को सीधे आंखों में देखकर चुनौती दी हो। आरव के हाथ में एक पुरानी कांसे की कंपास थी जो उत्तर नहीं बल्कि किस्मत दिखाती थी। समुद्र कभी किसी को यूं ही नहीं बुलाता, जब बुलाता है तो कुछ छीनने या कुछ देने के लिए। अगर समुद्र कुछ देने वाला हो तो पहले बता दो, सोना देगा या मुसीबत? क्योंकि मुसीबत तो हम वैसे भी मुफ्त में ढो रहे हैं। कबीर जहाज का सबसे बड़ा डरपोक और सबसे बड़ा एंटरटेनर था। बोलता कम था, बकवास ज्यादा करता था, लेकिन जब तलवार उठाता था तो दुश्मन भी सोच में पड़ जाता था। राहुल शांत, गंभीर और खतरनाक था। उसकी तलवार कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो सामने वाला हमेशा के लिए चुप हो जाता था। और फिर थी इजाबेला। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे, आंखों में समझदारी और दिल में वो आग थी जो सिर्फ आजाद औरतों में होती है। आज तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं, आरव। ऐसा लग रहा है जैसे ये सफर सिर्फ खजाने के लिए नहीं है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय से नहीं भरते इजाबेला, उन्हें जवाब चाहिए होता है। अगर उस जवाब की कीमत बहुत भारी हुई तो मैं कीमत चुकाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। वाह, इतना सीरियस माहौल। मुझे तो लग रहा है अभी कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजने वाला है। अगर चुप नहीं हुआ तो मैं तेरे मुंह में कैनन बॉल डाल दूंगा। ठीक है भाई, शांति। आज मैं बिल्कुल मैच्योर पायरेट बनूंगा। सब हंस पड़े, लेकिन समुद्र नहीं हंसा। अचानक कंपास घूमने लगा। सुई पागलों की तरह नाच रही थी। अर्जुन चिल्लाया, कैप्टन, ये कंपास नॉर्थ नहीं, किसी और दिशा की तरफ खींच रहा है। आराव ने कंपास को कसकर पकड़ा और कहा, यही तो मैं ढूंढ रहा था। समुद्र के बीच एक काला कुहासा उभरने लगा। उसके भीतर से एक टूटा फूटा जहाज निकला, बिना झंडे का, बिना नाम का। कबीर ने निगलते हुए कहा, कैप्टन, ये घोस्ट शिप तो नहीं है ना? क्योंकि अगर है तो मेरी आत्मा पहले ही शरीर छोड़ देगी। इजाबेला ने जहाज को ध्यान से देखा और कहा, ये साधारण जहाज नहीं है, ये किसी कहानी का अंत नहीं, शुरुआत लग रहा है। टूटे जहाज से एक बूढ़ा आदमी निकला। आंखें सफेद थीं, आवाज कांपती हुई थी। उसने कहा, तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि समुद्र ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे नाम पर बहुत खून बहाया गया है कैप्टन। उसने एक सील किया हुआ संदूक आगे बढ़ाया और कहा, इसके अंदर है वो रहस्य जो या तो तुम्हें राजा बना देगा या समंदर में गाड़ देगा। और ये कहते ही वो आदमी कुहासे में गायब हो गया। संदूक भारी था, उस पर अजीब निशान खुदे थे। आराव ने संदूक खोला नहीं, सिर्फ कहा, अगर समुद्र ने ये रास्ता दिखाया है तो मैं अंत तक जाऊंगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कबीर ने गहरी सांस ली। ये ठीक है, अगर मरना ही है तो कम से कम कहानी जबरदस्त होनी चाहिए। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे पता नहीं और क्या खतरे हैं। समुद्र गरजा, कुहासा गाढ़ा हुआ और सी हॉक एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जहां हर जवाब नया सवाल पैदा करने वाला था। समुद्र अब शांत नहीं था। सी हॉक की लकड़ियां चरमराने लगी थीं, जैसे जहाज खुद आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। डेक के बीचों बीच वो काला संदूक रखा था। उस पर बने अजीब निशान धीमी नीली रोशनी में चमक रहे थे, मानो जिंदा हों। कबीर संदूक से 2 कदम दूर खड़ा था, हाथ जोड़कर। वह बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये संदूक मुझे पसंद नहीं आ रहा। इसमें या तो भूत है या बहुत बड़ा टैक्स। अगर इसमें भूत हुआ तो भी तू चिल्लाएगा, अगर खजाना हुआ तो भी तू चिल्लाएगा, इसलिए चुप रह। इजाबेला धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां संदूक के निशानों के ऊपर घूमी। उसने कहा, ये निशान साधारण नहीं है आरव, ये किसी कसम से बंधे हुए लगते हैं, जैसे किसी ने बहुत कुछ खोकर इन्हें यहाँ बंद किया हो। आरव चुपचाप संदूक को देखता रहा। उसकी आंखों में समुद्र जितनी गहराई थी। आरव ने सांस गहरी ली और ताले पर हाथ रखा। क्लिक, ताला अपने आप खुल गया। अंदर था एक पुराना नक्शा, खून से सना हुआ, एक टूटी हुई चांदी की अंगूठी और एक पत्र। आरव ने पत्र उठाया, हाथ हल्का सा कांप गया। पत्र पर लिखा था, जिसने भी यह पढ़ा जान ले कि यह सफर दौलत का नहीं बदले और सच का है। इजाबेला ने धीरे से कहा, ये किसी आखिरी उम्मीद जैसा लग रहा है, हमें इसे से दूर रहना चाहिए। कैप्टन, ये जगह तो नाक्शों में होती ही नहीं। यहाँ लिखा है खामोश टापू, ऐसी तो कोई जगह नहीं है। ये नाम सुना है, जो वहाँ गया वो या तो पागल, लौटा या लौटा ही नहीं। ये दुनिया का सबसे जानलेवा टापू है। कैप्टन, छोटा सा सुझाव, हम किसी सेफ बीच पे पिकनिक कर लेते हैं। आरव ने पत्र पढ़ना जारी रखा। पत्र में लिखा था, मैंने समंदर से एक वादा किया था,
लेकिन मैंने डर के आगे घुटने टेक दिए। अब वो गलती किसी और को सुधारनी होगी। आराव की उंगलियां पत्र को कसकर पकड़ गईं। उसने भारी स्वर में कहा, किसी ने कसम तोड़ी थी और समंदर ने उसे कभी माफ नहीं किया। अब ये अधूरा काम हम पूरा करेंगे। और अब ये सफर उसी टूटी कसम को पूरा करने के लिए है। हाँ, और शायद इसी वजह से समुद्र ने मुझे चुना है। अचानक हवा तेज हो गई। लहरें जहाज से टकराने लगी। आसमान में काले बादल घूमने लगे। अर्जुन चिल्लाया, कैप्टन, समुद्र की धारा बदल रही है। ऐसा बहुत कम होता है। शायद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये तो अच्छा संकेत नहीं है। जब भी आसमान ऐसे करता है, किसी न किसी की पैंट भीगती है। तैयार रहो, समुद्र हमें परख रहा है और हम इस इम्तिहान में पास होंगे। अगर ये सफर हमें तोड़ने आया है तो हमें और मजबूत बनना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आवाज में हल्का डर था। उसने कहा, मैं डरता नहीं, लेकिन तुम्हें खोने से डरता हूँ। तो मुझे थामे रखना। अचानक जहाज के चारों ओर फुसफुसाहटें गूंजने लगी। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन आवाजें साफ थीं। वापस लौट जाओ, ये रास्ता मौत की तरफ जाता है। कबीर कान ढंकते हुए चिल्लाया। इतनी डरावनी आवाज! आरव आगे बढ़ा और जोर से कहा, जो भी है सामने आओ। समंदर के पीछे छुप के डराना आसान है। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर धड़ाम सी हॉक जोर से हिला। नीचे पानी में कुछ बहुत बड़ा हिल रहा था। राहुल की आवाज गूंजी, कैप्टन, ये कोई तूफान नहीं है। कोई हमें देख रहा है। सी हॉक अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां से वापसी आसान नहीं थी। अगला कदम या तो सच्चाई की ओर ले जाएगा या सब कुछ निकल जाएगा। सी हॉक अब पूरी तरह उस अजीब धारा में फंस चुका था। लहरें गोल गोल घूम रही थीं, जैसे समंदर खुद जहाज को घसीट रहा हो। आसमान काला पड़ चुका था। हवा में नमक और डर की गंध घुली हुई थी। कबीर रेलिंग पकड़कर खड़ा था, दांत किटकिटाते हुए। कैप्टन, मैं मजाक में बोलता हूँ, लेकिन इस बार दिल से कह रहा हूँ, अगर बच गए ना तो मैं साधु बन जाऊंगा, समंदर से दूर, बहुत दूर। अगर साधु बना तो सबसे पहले तुझे चुप रहना सीखना पड़ेगा, और वो तुझसे नहीं होगा। इजाबेला डेक के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें सामने उभरती धुंध को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, ये धुंध साधारण नहीं है। ये रास्ता छुपाने के लिए नहीं, किसी को रोकने के लिए है। आराव ने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां धुंध के बीच एक काली आकृति उभर रही थी, और गंभीर स्वर में बोला, तो इसका मतलब साफ है, हम सही रास्ते पर हैं। बहुत जाल हम अपनी मंजिल पर होंगे। धीरे धीरे धुंध हटने लगी। सबकी आंखों के सामने एक टापू उभरा। कोई पक्षी नहीं, कोई आवाज नहीं, पेड़ सूखे हुए और जमीन काली। कबीर ने धीरे से पूछा, ये आइलैंड है या समुद्र का नाइटमेयर? मुझे तो ये पाताल लोग लग रहे हैं। सी हॉक किनारे से टकराया। धप। यहाँ हर चीज दुश्मन हो सकती है। राहुल सबसे पहले नीचे उतरा, तलवार तैयार। इजाबेला उसके पीछे आई। उसने जमीन छूकर आंखें बंद की। यहाँ बहुत दर्द है आरव। ऐसा लगता है जैसे कई लोग यहाँ आके अधूरे रह गए। तो यहाँ पिकनिक भी कैंसिल समझी? मैं तो पूरी तैयारी से आया था। टापू के बीचों बीच पत्थरों का एक घेरा था। हर पत्थर पर किसी का नाम खुदा हुआ। राहुल ने एक नाम पढ़ा और कहा, ये सब पायरेट्स के नाम हैं, बहुत पुराने, लेकिन ये नाम इस पत्थर पर क्यों लिखे हैं? आरव आगे बढ़ा। एक नाम पर उसकी नजर रुक गई, रुद्रा। उसकी सांस अटक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, ये मेरे दादा का नाम है। वे एक महान पायरेट थे। उन्होंने बहुत से एडवेंचर किया। शायद वो आखिरी बार यहीं आए थे। मतलब वो यहाँ तक पहुँचे थे, इसलिए समुद्र ने तुम्हें चुना है। आरव, तुम अपने दादा की कहानी को खत्म करोगे। हाँ, और शायद यहीं से उनका सफर खत्म हुआ, लेकिन इसे खत्म अब मैं करूंगा। कैप्टन, अगर आपके दादा यहाँ आए थे तो मतलब हम हेरिटेज टूर पे हैं। एक शब्द और बोला तो मैं तुझे इसी पत्थर के नीचे गाड़ दूंगा, फिर भूतों को जोक सुनाना। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी, धीमी भारी, जैसे जमीन के अंदर से। वापस जाओ जो आया वो लौटा नहीं। कबीर कान पकड़कर चिल्लाया, कैप्टन, ये आइलैंड बोलता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये आत्माएं हैं जो अधूरी कस्मों में फंसी हैं। इन्हें मुक्ति चाहिए और तुम इन्हें मुक्त करा सकते हो। अगर तुम सबकी कहानी अधूरी है तो आज कोई उसे पूरा करेगा। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। जमीन हिलने लगी। पत्थरों के घेरे के बीच एक दरार खुली। नीचे अंधेरा बहुत गहरा। राहुल ने कहा, लगता है जवाब नीचे है। हमें नीचे जाना होगा, लेकिन वहां खतरा हो सकता है। और अगर नीचे सिर्फ मौत हुई तो मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वापस चलते हैं। तो भी सच जान के मरना डर में जीने से बेहतर है।
हम नीचे जाएंगे और राज का पर्दाफाश करेंगे। इजाबेला ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी आ रहा हूँ। कोई तो जो जोक मारेगा वहाँ। चारों एक एक करके उस अंधेरी दरार में उतर गए। ऊपर टापू खामोश था, नीचे इंतजार कर रहा था सच। अंधेरी दरार के भीतर उतरते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि किसी पुराने जमाने की हड्डियों जैसी लग रही थीं। चारों तरफ टप टप करती पानी की आवाज और दूर से आती फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। कबीर ने मशाल ऊंची की और बोला, कैप्टन, अगर ये जगह टूरिस्ट स्पॉट होती तो रेटिंग होती 0 स्टार, भूत फ्री नहीं। आवाज कम रख, यहाँ हर शब्द लौट कर आता है। देखा, राहुल भी डर गया। सुरंग धीरे धीरे खुलकर एक विशाल कक्ष में बदल गई। छत इतनी ऊंची थी कि मशाल की रोशनी भी ऊपर तक नहीं पहुंची। चारों ओर दीवारों पर खुदी तस्वीरें थीं, समुद्र जहाज, युद्ध और अंत में एक टूटा हुआ कंपास। इजाबेला ने ध्यान से देखा और कहा, ये जगह किसी राजा की नहीं, किसी कसम की कब्र है। यहाँ बहुत राज बफन है। आरव आगे बढ़ा और एक चित्र के सामने रुक गया। उसमें एक जवान आदमी था, बिल्कुल आरव जैसा। आरव ने भारी स्वर में कहा, ये मेरे दादा हैं। वो यहाँ आए होंगे और यहीं से उनकी कहानी खत्म हुई होगी। उनके हाथ में जो है ये वही कंपस है ना जो तुम्हारे संदूक में मिला है? हाँ, और यही कंपस इस टापू का दिल है। इसी कंपस से ये टापू को पावर मिलती है। तो दिल हम यहाँ तोड़ने आए हैं या छुराने? मेरा दिल तो पहले ही टूट चुका है। अचानक पूरा कक्ष कांप उठा। जमीन के बीचों बीच पत्थर फटने लगा। एक विशाल आकृति उठी, आधा इंसान आधा पत्थर। जो मेरे सामने खड़ा है उसे अपना सच देना होगा। मैं सच बोलने के लिए रेडी नहीं हूं। मैं तो नॉर्मली झोत पे ही जिंदा हूं। ये पहरेदार झूठ नहीं पहचानता, डर पहचानता है। हमें अपने डर पे काबू करना होगा, यही हमारी ताकत है। तो अपना डर बोलो। तुम किस चीज से डरते हो? झूठ मत बोलना।